वेलकम टू ऑल मेंबर्स। आप सबका स्वागत है। और माइंड मेथड की एक शाखा हम कह लें, जिसमें धुरंधरों में से एक डॉक्टर हुसैन मुलानी सर हमारे साथ आज हैं। बड़ी मिन्नतें कर आई हैं, बड़े मुश्किल से आए हैं, तो आगे इनको बुलाते रहने की जवाबदारी आप लोगों पे है। तो आइए से आगे का सीखते हैं। वेलकम हुसैन सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अशोक सर को, टीम को, पूरे एचएसएस के मेंटर्स को और सैनी सर को, अनु मैम को, सचिन सर है, हारून सर है, जो हमेशा पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और अशोक सर तो केस है एक 40 इयर्स लेडी का, वर्किंग लेडी है, अच्छे पोस्ट पे काम कर रही है वो। उसके कंप्लेंट्स कुछ ऐसे थे, जिस तरह मैंने इसमें लिखा हूँ ग्रुप पे, कि वो कहती है कि आजकल मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। काम में रहूं तब तक बहुत सुकून रहता है, जैसे घर पे आऊं तो वही बच्चों पे चिड़चिड़ होना, और वही घरेलू जो किटकिट रहती है, सास बहू के मैटर्स होते हैं जैसे हर घर में, उसी तरह वो चलते रहता है नॉन स्टॉप डेली की तरह। तो मैंने पूछा कि आप अपने इस अकेलेपन के बारे में कुछ बताइए, आपके नेचर के बारे में कुछ बताइए, तो ज़रा मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते नहीं हैं। और कमिटमेंट की बहुत मैं पाबंद हूँ, किसी को कमिटमेंट करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, तो वो पूरा करने की कोशिश रहती है। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझसे भी कमिटमेंट करे, प्रॉमिस करे, वो भी पूरा करे। और उन्होंने मेन एक चीज़ कहा कि अकेलेपन की वजह मेरे हस्बैंड है, क्योंकि जैसे वो शादी से पहले थे, उनका लव मैरिज हुआ था, जिस तरह पहले उनकी अटैचमेंट थी एक दूसरों के साथ, वैसी अटैचमेंट अभी उनको नज़र नहीं आती है। हस्बैंड लाइफ को लेकर काफ़ी एंगेज रहते हैं, उनकी चीज़ें मतलब पैसा कमाना, नौकरी, फ्यूचर प्लानिंग्स, इसमें वो लगे रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है, पेशेंट को, कि हस्बैंड बहुत मटेरियलिस्टिक बने हैं और मुझ में भी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, या मेरे तरफ ऐसा ध्यान नहीं देते, निगलेक्ट करते हैं, ऐसी फीलिंग्स थी। और ये कहती है कि मैं भी उस आदमी को मिस करती हूँ जिससे मैंने ये शादी की थी। मेरा हस्बैंड एक मेरा अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, ये मुझे हमेशा से लगते आ रहा है, और अभी भी वैसी फीलिंग है। और मेरे लिए ये वैसे मैं हंस खेल के रहती हूँ, नेचर मेरा हंस खेल के रहने वाला है। जब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ मैं काफ़ी अच्छे से रहती हूँ। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो वो दोस्त मुझे बुलाते ही हैं। ऐसा समझ लो कि मैं उनकी जान, एक ग्रुप की जान हूँ, और उसमें मुझे लीड करना अच्छा लगता है, आगे आगे रहना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ग्रुप भी ऐसा है कि उनको मेरे बगैर सुकून नहीं मिलता, अधूरा रहता है वो ग्रुप। और उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे कमजोरी है, मुझे कोई ना कोई चाहिए रहता है बात करने के लिए। और कभी फ़ोन पे बात होती है, कभी लोग रास्ते में मिल जाते हैं, कभी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ कोई मिल जाता है, तो मैं बस, मेरी बातें चालू रहती है, तो मेरे लोग घर के कहते हैं क्या ये चबर 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 चालू रहती है इनकी, इनकी बातें तो कभी खत्म होगी ही नहीं। तब मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट करके उनको पूछा कि आपको कभी आपके लाइफ में आप कभी अगर बीमार हुई हो, तब आपका उस बीमारी को लेकर एक्सपीरियंस क्या रहा है, उस बीमारी में इमोशंस लेवल एक्चुअली मैं जानना चाहता था, कि पेशेंट का जिस तरह हम पूछते हैं कि मिजाज कैसा है आपका, बीमारी के टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पूछना था। तो उन्होंने एक बात बताई मुझे कि मुझे ऐसे एक बार फीवर हुआ था, और उसके बाद जॉइंट पेन्स काफ़ी होना शुरू हुए थे। वो मेरी ज़िंदगी का काफ़ी वर्स्ट पार्ट रहा। तो मैंने पूछा कि ये वर्ड्स, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, सिर्फ उसको मुझे बताइए। कुछ कुछ वर्ड्स पेशेंट बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस बात पे प्रोब करना ज़रूरी समझता हूँ कि पेशेंट के इस वर्ड्स के पीछे के इमोशंस क्या है।
कभी ऐसा पेशेंट कुछ बोलता है तो मैं उस पे फोकस करता हूँ, किसी एक वर्ड्स को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने इस वर्ड को खाली पकड़ लिया कि आपका ये वर्ड्स जो आपने बताया, इस वर्ड्स को खाली वर्ड्स फीलिंग को खाली मुझे एक्सप्लेन करो, आप क्या बताना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बस मतलब मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए उनका टिफिन बनाना है, उनका करना है, वो सब मैं नहीं कर पा रही थी, मैं बेड रिडन थी। और फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये तो नहीं चलेगा, मैं कब तक ऐसे दूसरों पे डिपेंड रहूंगी। फिर मैंने उसी हालत में काम करना शुरू किया, बिस्तर पकड़ के नहीं बैठी। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पेन की वजह से रात रात भर रोती रहती थी। लेकिन बच्चे भी समझदार तो थे, लेकिन वो गैजेट्स में रहना, मोबाइल में रहना, और फिर हस्बैंड भी उनके लाइफ में थोड़े बिजी रहते थे, घर आते थे थक जाते थे, तो उनका भी थोड़ा सा मेरे तरफ निग्लेक्ट हुआ जाता था, उनका नेचर ऐसा होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ मेरा मतलब जो पार्ट है इसका पेन का, वो शेयर नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई नेवर फेल्ट ही इज फॉर मी एंड ही डोंट वांट टू एंड आई डोंट वांट टू बीइंग अलोन। और मुझे अकेला मैं रहना नहीं चाहती थी। जिस तरह मेरी हालत थी उस पेन में, ये मेरी जिंदगी का बहुत बुरा वक्त था, उन्होंने ऐसा बताया। तो वहां से एक मैंने फीलिंग लिया, एज सेंसेशन बोलो या तो एज इमोशन लेवल पे जो मुझे लेना था, तो वहां से मैंने लिया। तो मैंने पूछा कि आप किस बात पे नाराज होती हो, इसके बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताएं। तो उन्होंने कुछ तीन चार पॉइंट्स बताए कि मुझे ये कोई कहे कि ये कुछ कर नहीं सकती, मतलब वो जिस जहाँ पे काम करती है इंस्टीट्यूट पे, अगर उसको कोई ताना दे या कुछ बता दे कि आपसे ये होगा नहीं, आप नहीं कर पाओगे, ये आपके बस की बात नहीं, तो दिमाग में चढ़ जाती है बात। मुझे किसी ने ऐसे कैसे कहा, और ऐसे वर्ड्स को मैं मिटाना चाहती हूँ, और मेरा टारगेट भी वही रहता है कि करूँ तो मैं 100% करूँ, अगर होता है तो क्यों ना करूँ। ये उनके वर्ड्स थे। और मैं कॉम्प्रोमाइज जल्दी करती नहीं हूँ। बच्चों को भी यही मेरा लेसन रहता है कि आप भले 2 घंटा की पढ़ाई करो, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी डजंट मैटर्स मी। फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही कि मैं मेरे कुछ अपने मायके के सीक्रेट्स वगैरह जो रहते हैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। तो कभी कभी हस्बैंड हमारे दोनों की जब बातें होती है, जब थोड़ा सा माहौल गर्म रहता है, तो वो फिर बातें वो निकालते हैं कि तेरे घर वालों को तो ऐसा है, तेरे तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तू तो ऐसी है वैसी है। वो बातें मुझे चुभ जाती है, क्योंकि मैंने उनको एक एज अ फ्रेंड समझ के शेयर किया हुआ रहता है वो बातें। और वो जिस अंदाज में बात करते हैं, तो मुझे वो बातें चुभ जाती है। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि मुझे किसी के स्पेस में बेवजह ताकझा करना पसंद नहीं, और ना मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरे लाइफ में ऐसे ताकझा करे। तो लास्ट में मैंने पूछा रेमेडी कंफर्म करने के लिए थोड़ा, कि आपके लाइफ में, मतलब आपके नजरिए से लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये मैं कभी कभी पूछता हूँ कि मेरी रेमेडिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और मुझे कुछ और कुछ मिले उसमें से। तो उन्होंने कहा, फर्स्ट सेंटेंस था कि मेरी लाइफ कैसी होनी, फुल ऑफ लव होनी चाहिए। और कोई कहे मुझे कि आई कैन अंडरस्टैंड हूँ, मैं हूं ना, ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लाइफ के लिए। और जो पर्सन मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे बात करना पसंद करती हूँ। और अगर कभी मुमकिन नहीं हुआ उनसे बात करना, तो मैं ख्यालों ही ख्यालों में बातें करती हूँ, मन ही मन में बातें करते रहती हूँ। और एक बात ये भी है मेरे लाइफ में कि मैं यू टर्न नहीं ले सकती। मतलब जहां पर जिंदगी में मुझे कुछ दिल पे चोट पहुंची है, तो मैं फिर वहां पर उस रास्ते पर या उस मोड़ पर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे दोबारा से हर्ट होना नहीं चाहती मैं। लास्ट में मैंने पूछा कि आपके कुछ ड्रीम्स बताइए। उस उन्होंने कहा कि मुझे ड्रीम्स आते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, मेरे क्लोज रिलेटिव्स, उनके ड्रीम्स आते हैं जो डेड हुए हैं। और एक अजीब सा ड्रीम है, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी उनको बोलते हो कि कभी कभी मुझे ऐसे ड्रीम आते हैं कि मैं नेकेड सिचुएशन में लेटी हूँ, फिर मुझे कोई ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ऑब्जर्व, मुझे कोई देख रहा है।
तो फिर मैं अपने आप को ढांपने लगती हूँ। ये है किस। तो दवा देने के बाद 2 हफ्ते में काफी उनको आराम मिला, काफी रिलैक्स हुई। बच्चे भी ये भी कहते हैं, उन्होंने ऐसा ये लव के इर्द गिर्द की कहानी, जिस तरह मैंने ग्रुप पे भी लिखा था कि रो 3 के टाइप जो पर्सनैलिटीज होती हैं, रो 3 को न्यूट्रिशन लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ द अफेक्शन, लव, अटैचमेंट, जहाँ पर मतलब न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, अटैचमेंट्स के प्रॉब्लम आते हैं, अपने सेल्फ इमेज के इश्यूज के जो प्रॉब्लम आते हैं कि मैं कुछ हूँ, उसको बिगाड़ दिया जा रहा है, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा प्यार, मेरा रुतबा, ये सारी बातें रो 3 की होती हैं। तो मुझे ये काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही ग्रुप में भी। नेट्रम म्यूरेटिकम की लाइन की तरफ आप सोच रहे थे, काफी अच्छा था। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस केस में ना रिस्क के तौर पे नहीं थी, 2-3 तरह से, मतलब एक तो पीरियोडिक टेबल के अंडरस्टैंडिंग से मैं चला, फिर उसके साथ करस्पॉन्डेंस में मैंने देखा कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल की किसी रो की अंडरस्टैंडिंग है, तो इसी रो के साथ अगर ये केस मेरा अगर मिनरल किंगडम का नहीं रहा तो एनिमल किंगडम का एक केस होगा, तो फिर उसमें एनिमल्स में मैं किस तरफ जाऊं, ये मेरा एक्चुअली थिंकिंग था। और उसके पैरेलल थिंकिंग ये था, अगर एक केस एनिमल किंगडम की भी नहीं रही तो मुझे प्लांट में ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो सिमिलर थिंकिंग थॉट प्रोसेस से चलता है, या उसकी फीलिंग्स से हर्ट होती है जिस तरह रो 3 की होती है। जिस तरह आप लोगों ने कहा फॉस्फोरस है, नेट्रम है, किसी ने नेट्रम सिलिकाटा कहा था, किसी ने कोई नाइट्रिकम ने पहुंचा था, मतलब वो नाइट्रिकम तो सेकंड रो है, थर्ड रो की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड रो में काफी एनालिसिस में थर्ड रो की बात आई है, तो सिमिलर जो थर्ड रो की थिंकिंग है, ऐसी थिंकिंग अगर एनिमल्स में किसकी हो तो किसकी होनी चाहिए, और प्लांट में हो तो किसकी होनी चाहिए, ये मेरी थॉट प्रोसेस थी, और उसके हिसाब से मैं चला था, और उसके हिसाब से मैंने फिर एनालाइज किया केस को। सर वो बोलिए। केस में पूरा, हाँ वो केस में पूरा जो थीम लग रहा है ना, वो लव, अफेक्शन और केयर का थीम लग रहा है। तो सही। वो नेट्रम की फील दे रहा है बार बार कि वो नेट्रम है। मेरे दिमाग में लेक ह्यूमेनम चल रही थी, बिकॉज मैंने एक रूब्रिक देखा था कि नेकेड ड्रीम्स नेकेड हरसेल्फ एंड शी कवर्स हरसेल्फ, ऐसा करके कोई रूब्रिक है। तो मैंने मेरे दिमाग में लेक ह्यूमेनम चल रहा था। मेरा एनालिसिस डाला नहीं था, बट क्योंकि पूरा लेक ह्यूमेनम में भी वो लव, अफेक्शन, केयर चाहिए होता है उसको, अलोन बीइंग की फीलिंग रहती है, फोरसेकन फीलिंग रहती है। बट जब आपने चार्ट डाला तो फिर मुझे लगा कि ये सब क्लास 4 की रेमेडी है, और ये चॉकलेट हो सकती है मॉलविल फैमिली से, बिकॉज वो लव भी चाहती है और दूसरी तरफ अपने मतलब जो हस्बैंड है, बच्चों पे है, वो चिड़चिड़ भी कर रही है, केयर भी कर रही है, चिड़चिड़ भी कर रही है। तो मुझे वो डिल्यूजन हेजहॉग वाला फील आया, तो मैंने ओके, चॉकलेट लिखा है। बहुत अच्छा। और क्या बता पाएंगे आप सब क्लास 4 के बारे में, अगर आपने सब क्लास 4 नाम लिया ही है तो उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, या तो फिर आपके चॉकलेट की और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो तो बताएं 2-3 लाइन में। सर वो सब क्लास 4 जो है, वो पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड जो रो है, उस मतलब उससे रिलेट करता है। जो नेट्रम लाइन है जी। वैसा ही सब क्लास 4 होता है, जो कि लव, केयर, अफेक्शन, नर्चरिंग लाइन बोलते हैं जिसको, जो नर्चर करता है। सही। मतलब खुद प्यार चाहता भी है और दूसरों को देता भी है, दूसरों की नर्चरिंग करता भी है और खुद के लिए भी चाहता है वो। तो हम्म। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सब क्लास 4 के लिए।
मैम बहुत मैं खूब। एक्चुअली रुब्रिक्स में गई नहीं, मुझे लगा आपका केस है तो वो थीम वाइज हो सकता है, तो मैंने स्टार्टिंग में लेक ह्यूमेनम का फील मतलब मुझे था उसका, और मैंने एक ही रुब्रिक चेक किया तो उसमें लेक ह्यूमेनम और प्लूटोनियम नाइट्रिकम है, तो मेरे दिमाग में लेक ह्यूमेनम था, बट फिर आपने जब चार्ट डाला तो मैंने चॉकलेट का मतलब मुझे ऐसे लगा कि वो चॉकलेट हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा आपका, आपने तीनों को मिलाया। लैक लैक रेमेडीज, मैमल्स में से आपने लैक रेमेडीज को चॉइस किया, आपने नाइट्रिकम के बारे में भी बताया एंड आपने ये भी बताया चॉकलेट के बारे में बताया, तो आपने एक अच्छा मिक्सचरन किया है, मतलब थर्ड रो का अंडरस्टैंडिंग का अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। कम टू एचएस स्टडी फोरम। केस है 40 इयर्स फीमेल वर्किंग लेडी का। मेन इश्यू इनके थे कि वो लोनलीनेस महसूस करती है, उसके साथ मूड डिसऑर्डर है, उनके चेंजेबल मूड्स है और इम्पेशंस काफी हद तक था उन्हें। तो केस एनालिसिस इस तरह किया मैंने कि मेन इश्यूज पेशेंट के थे, सेंसिटिव थी बहुत ज्यादा, और उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते थे उनको लेकर, और उनको रिएक्ट जिस तरह कर रही थी, अडेप्ट जिस तरह हो रही थी, वो उसमें सिम्टम्स थे कि लोनलीनेस, कोई है नहीं मेरे लाइफ में मेरे को समझने वाला, मेरे प्रॉब्लम्स को समझने वाला। तो ये सेंसेशन, सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, ये दो जो बातें आती हैं वो पीरियोडिक अपना प्लांट किंगडम को बिलोंग करती है। तो इसलिए पहली चॉइस तो मेरी ये रही कि ये पेशेंट प्लांट किंगडम का है। तो उसके आगे सोच यूं बनाया मैंने, प्लांट किंगडम में उसके जो इश्यूज थे, इश्यूज सब क्लास 4 के थे, जिस तरह हिंजल मैडम ने बखूबी बताया। सब क्लास 4 में सेम जो इश्यूज है नेट्रम की तरह, जो प्लांट किंगडम में होते हैं वो सब क्लास 4 में होते हैं। सब क्लास 4 का नाम है डिलिनिडी। ए ग्रुप में सिम्टम्स हमको न्यूट्रिशन लाइन के मिलेंगे। कहते हैं कि न्यूट्रिशन मतलब प्यार भी एक न्यूट्रिशन है, जिस तरह हम खाते पीते हैं उस तरह प्यार भी बहुत जिंदगी के लिए जरूरी रहता है। तो नेट्रम इस जो थर्ड लाइन है पीरियोडिक टेबल में, जो रो 3 है, उसको न्यूट्रिशन लाइन भी कहते हैं, नेट्रम लाइन ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसी तरह सब क्लास 4 को स्टेज ऑफ लव, अफेक्शन एंड नर्चरिंग कहते हैं। यहाँ पर इन लोगों की पर्सनैलिटी, पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है। उनके चॉइसेस, उनके डिसीजंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में जो चॉइस करती हूँ, मेरे जो डिसीजंस हैं वो मेरे डिसीजंस हैं, कोई इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिस तरह पेशेंट ने कहा कि मैं किसी के लाइफ में ताक झांक करना पसंद नहीं करती, या कोई मेरे लाइफ में ताक झांक करे मुझे पसंद नहीं है। ये रो 3 की पर्सनैलिटीज होती है। लेकिन रो 3 की पर्सनैलिटीज विथ प्लान क्वालिटीज। तो प्लान क्वालिटीज में हमें जो क्लासेस बनाए हैं, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स हैं 1 से लेके 18 तक, उसी तरह इसमें प्लांट में दो ये है मोनोकोटोलिडन और डाइकोटोलिडन, ऐसे दो ये है ग्रुप है। तो उसमें ये जो मेडिसिन है हमारी डाइकोटोलिडॉन में आती है। तो डाइकोटोलिडॉन्स में 6 सब क्लास होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर क्लास में, हर सब क्लास में एक इश्यूज होते हैं, उसके कोर अंडरस्टैंडिंग होती है। सब क्लास 1 की एक अंडरस्टैंडिंग है, 2 की है, 3 की है, 4 की है। जिस तरह हम पीरियोडिक टेबल सीखते वक्त हमने जिस तरह रोज की बातें की थी कि फर्स्ट रो हाइड्रोजन है, सेकंड रो की क्या थिंकिंग है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की, पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे आते हैं और प्लांट में हमको राइट टू लेफ्ट टू राइट जाना होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिस तरह हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हर क्लास में, हर सब क्लास में उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहेगी। तो इस तरह ये सब क्लास 4 की मेडिसिन है जो मैंने इनको दिया था। सब क्लास 4 के कॉमन फीचर्स ये हैं, वो कॉमनली इन चीजों के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि होम, उनके लिए होम नाम की चीज होती है, घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे घर कितना इंपॉर्टेंट है, घर का घरपन जो रहता है, खाली 4 दीवारों का नाम घर नहीं होता। इस तरह लोग कहते हैं कि घर में सुकून चाहिए, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, घर में प्यार चाहिए, घर में चिक नहीं चाहिए, अटैचमेंट्स चाहिए, ऐसी बातें वो करते हैं। उसके बाद वो कंफर्ट की बात करते हैं
कि मैं अपने दायरे में रहूं, अपने स्पेस में रहूं, जहां पर भी रहूं। मतलब मेरा एक स्पेस है, मेरी लाइफ का एक स्पेस है। जिस तरह उन्होंने बात करते कहा था कि मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं है, कोई ताक झाक मेरे अंदर करे, या मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी के अंदर ताक झाक करूं। तो ये कंफर्ट में हमेशा रहना चाहते हैं। पेशेंट के जबान से हमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा एक अपना स्पेस है, मेरा एक अपना दायरा है, इससे मैं बाहर कभी नहीं जाती, या इसके बाहर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा फीचर है कोजीनेस, रेस्ट है, वांट्स टू रिटेन द सेम पोजीशन। अगर कभी गड़बड़ हो जाए उनकी कंफर्ट की, उनकी रेस्ट के साथ अगर कभी गड़बड़ हो जाए, तो वो फिर से उसी हालत में आना पसंद करते हैं कि मैं जिस हालत में पहले थी या जिस हालत में पहले था, तो मुझे किस तरह वो पोजीशन, मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस हासिल हो, तो उसके पीछे इनकी जद्दोजहद रहती है, उस हालत को, उस पोजीशन को पाने की। ये डिस्टर्ब भी काफी रहते हैं। आई वॉज टू चेंज और डिजायर इट, या तो वो चेंज होना पसंद करते हैं, या तो चाहते हैं नहीं कि मैं चेंज हो जाऊं, जैसे है वैसे रहूं। और कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ये जिंदगी में मेरे लिए ऑब्स्टेकल रहा है, बैरियर रहा है, ये चीजें मुझे आगे बढ़ने लाइफ में नहीं दे रही है। कभी बच्चे बैरियर बनेंगे, कभी हस्बैंड की ड्यूटी बैरियर बनेगी, कभी हस्बैंड खुद बैरियर बनेंगे, कभी सासू माँ रहेंगी। मतलब जो घरेलू प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अगर वर्किंग लेडीज हैं, जो भी लेडी हैं, या जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो किसी न किसी को अपना बैरियर समझते हैं कि वो फ्लो नहीं है मेरे लाइफ में, और वो स्मूथ फ्लो के साथ रहना चाहते हैं। जिंदगी एक आसान तरीके से चलती रहे, बहती रहे। और उनके वर्ड्स में सब क्लास 4 वालों के इन एंड आउट आता है। मतलब मैं अंदर रहूं, सेफ रहूं, और दूसरी चाहत ऐसी भी होती है कि मैं किस तरह ये पोजीशन से, या तो ये सेफ्टी से बाहर चले जाऊं। थोड़ा वो आउट गोइंग पर्सनैलिटीज भी होती है कि मुझे अब अंदर नहीं रहना है, मुझे कब तक मैं अंदर रहूंगी, मुझे भी थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है, करना है। तो इन एंड आउट वाले वर्ड्स रहेंगे उनके अंदर। ऐसे भी कुछ कॉमन फीचर्स आते हैं सब क्लास 4 के। वांट्स टू स्टे इन और लीव द होम, गो आउट। और कुछ कुछ थीम्स ऐसे भी हैं, थीम्स ऑफ स्ट्रेंज वर्सेस फेमिलियर। एक पेशेंट ने एक बार मुझे, मतलब ये पेशेंट ने एक बार ऐसे बताया था कि मैं जिन लोगों के साथ इस घर में रह रही हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने अटैच हैं, कितने मेरे अपने हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो वही पर्सन है जो मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, अच्छी अच्छी, मतलब हम डिस्कशंस हो रहा था, इतना प्यार वाला माहौल था। क्या वही लोग हैं, क्या कुछ और भी हैं, या क्या इनकी पर्सनैलिटीज बदल गई? तो ऐसा भी कहने को, सुनने को मिलता है सब क्लास 4 में। इसके कॉमन फीचर्स हैं। इसके अंदर बहुत ऐसा लिखा है कि मेनी मैटरनल क्वालिटीज विल सी हियर, विल फाइंड मेनी इश्यूज एट इमोशनल लेवल, लाइक ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, आई हैव नो वैल्यू, माय फ्रेंड, माय हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड्स मी। इश्यूज ऑफ शेयरिंग, कम्युनिकेशन, अटैचमेंट्स आर मेन हियर। जिस तरह भी हमको केस में भी मिला कि ये बातें बहुत करना पसंद था पेशेंट को, कि मुझे कोई न कोई चाहिए बातें करने के लिए। अगर कोई मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो अगर कोई नहीं मिलता है मुझे, तो मैं वही ख्यालों में बातें करते हैं। तो मतलब उनके इश्यूज यहाँ रहते हैं। अगर कोई है तो भी ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो ख्यालों में उनसे बातें करते रहेंगे। और बातें होगी इनकी अटैचमेंट्स की, कि वो मेरे से अटैच है या नहीं है। और यहाँ पर इश्यूज आएंगे। ऐसे ऐसे अगर इश्यूज हमें मिलेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस सब क्लास के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट, दे हैव इंटेंस डिजायर टू शेयर, टू कम्युनिकेट, हैव मैटरनल लव। इनको बच्चों के बारे में बहुत चिंता होती है, बहुत ये एंग्जियस भी रहते हैं। आगे लिखा है द कंडीशनल लव, डिवोशनल लव, लव लाइक राधा एंड कृष्णा लव। मतलब एक किसी ने भी ग्रुप डिस्कशन में भी अभी हुआ था, बात हुई थी कि ये प्योर लव चाहती है, या तो फिर अभी एक सर ने भी बोला था कि ये प्योर लव चाहती है लेडी। तो ये इनका लव इतना डिवोशनल होता है, राधा कृष्णा के जैसा लव है, अनकंडीशनल लव है। उनके लव में कोई कंडीशंस नहीं होती। और अपोजिट पोल भी है इसके अंदर।
एक तरफ तो मैटरनल लव है, दूसरी तरफ एवर्जन टू चिल्ड्रन है, एवर्जन टू हस्बैंड है, कभी कभी अनफीलिंग होती है, हार्ड हार्टेड होती है। लोग कहते हैं कि तेरा दिल पत्थर की तरह कैसे बन गया, इतनी कैसे हार्ड है तू। तो इस तरह बातें सुनने मिलती है। आगे ये है फीलिंग इनकी, फीलिंग ऑफ रिजेक्टेड, निग्लेक्टेड, अनलव्ड। जिस तरह आपने ये केस में भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स थी कि मुझे हस्बैंड निग्लेक्ट कर रहे हैं, पहले की जैसा वो प्यार मुझे नहीं नजर आ रहा उनकी इसमें। दे वांट देयर ओन सेंस ऑफ अटैचमेंट्स, ओन कंफर्ट, देयर ओन सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। आगे कुछ वर्ड्स है चेंज। सब क्लास 4 में चेंज को लेकर कुछ बातें हैं कि या तो उनको चेंज होने से बहुत नफरत होती है, या तो वो चाहते हैं कि मैं चेंज होती रहूं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक ही काम में, एक ही चीजों में बंधे हुए रहते हैं, मोनोटोनी, और उसी के साथ वही करते रहेंगे डेली रूटीन एक्टिविटीज में। इस सब क्लास में फैमिलीज हैं कुछ, जैसे कि डिलिनियालिस, थियालिस। जहां पर ALES आता है उसका नाम फैमिली होता है। जिस वर्ड्स में ALES आता है उसको फैमिलीज कहते हैं। तो इस सब क्लास 4 में कुछ फैमिलीज के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। डिलिनियालिस, और काफी है, मैंने थोड़ा सा लिखा हूं समझने के लिए सिर्फ। थियालिस, इबिनियालिस, मालवालिस, कुकुरबिटियासी, जिसको वायोलियालिस भी कहते हैं, पहले कहते थे, ब्रायोनिया जिससे बिलोंग करता है, कैपेरालिस। अपना पेशेंट है, जिस तरह हिंजल मैडम ने कहा कि पेशेंट मुझे मालवालिस का लगता है, जिस तरह इसके इश्यूज हैं, तो मालवालिस फैमिली को बिलोंग करता है। और मालवालिस फैमिली में आगे चल के फैमिलीज है सिस्टियासी, डिप्टेरोकार्पेसी, मालवेसी, स्टरकुलियासी एंड थिलियासी। ये 4 उसके अंदर फैमिलीज हैं। एक्चुअली मालवालिस एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर जो अभी आपको मैंने बताया ये फैमिलीज हैं। और अपना पेशेंट बिलोंग करता है मालवेसी के साथ। और हिंजल मैडम को कांग्रेचुलेशन की, उनकी रेमेडी सही थी, उनका एनालिसिस सही था। रेमेडी निकली है चॉकलेट। कांग्रेचुलेशन। चॉकलेट, हेलो, हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। चॉकलेट प्रूव की है हाँ। जर्मी शेर ने। ओके, जर्मी ये चॉकलेट बनी है कोका बिन ट्री से। उसका नाम है थियोब्रोमा कैकोआ एल। एल स्टैंड्स फॉर कैरोलस लिनियसस, द फादर ऑफ मॉडर्न डे टैक्सोनॉमिक प्लांट क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफाई किया है इसको, उनके नाम से ये कैरोलस लेनस से ये एल बना है यहाँ पर। और थियोब्रोमा कैकोआ का मतलब, थियोब्रोमा का मतलब होता है, थियो मतलब गॉड एंड ब्रोमा मीन्स फूड। सो चॉकलेट को कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज फूड ऑफ द गॉड्स। अब सोर्स क्वालिटीज हम चॉकलेट की कुछ पढ़ते हैं कि एज अ सोर्स ये चॉकलेट मटेरियल है कैसा। चॉकलेट कंटेन्स 85% कोका, हैज द मोस्ट सेरोटोनिन। चॉकलेट कंटेनिंग 70 to 80% कोका, हैज द मोस्ट सेरोटोनिन प्रिकर्सर एल ट्रिप्टोफन। अकॉर्डिंग टू स्टडी, जिस तरह स्टडी जनरल में पब्लिश हुई थी उस तरह से इसमें जो है वो बता रहे हैं। सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच इन्फ्लुएंसेस मूड। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमको ये सोर्स भी पता होना चाहिए कि हमारी रेमेडी के अंदर क्या है, किस वजह से पेशेंट ऐसा बिहेव कर सकता है, रेमेडी देने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस अच्छे आ सकते हैं। जिस तरह मेरे पेशेंट के अंदर भी मूड को लेके जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो अच्छा 15 दिन में उनको अच्छा महसूस होना शुरू हुआ। हो सकता है ये देने के बाद ये सेरोटोनिन लेवल जो है उनके बॉडी के अंदर उसमें इंक्रीज हुआ हो। चॉकलेट जब कोई खाता है तो ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। तो चॉकलेट के साथ ऑक्सीटोसिन का क्या रिलेशन है? रिसर्चेस जो हुए हैं उसके अंदर ऐसा मिला है कि अगर आप कोई किसी अपने मोहब्बत करने वाले के साथ चॉकलेट किसी को देते हो, जिस तरह आम कॉलेज के बच्चे आजकल देते हैं, तो उस देने के बाद ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाती है। और ऑक्सीटोसिन के साथ फिनाइल इथालामाइन भी सिक्रेट होता है, और वो फिनाइल इथालामाइन बेटा एंडोडोर्फिन को स्ट्रोक देता है, और जिसकी वजह से डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो अपने बदन में सिक्रेट होना शुरू होते हैं। और ऑक्सीटोसिन को
अफेक्शन का हार्मोन भी कहा जाता है, इट इज वन ऑफ हार्मोन ऑफ अफेक्शन। अभी इंपॉर्टेंट थीम्स जो पाए गए जर्मी शेर की प्रूविंग्स में, उन्होंने क्या देखा इस ड्रग्स को जब उन्होंने प्रूव किया था, तो उन्होंने ये देखा कि कम्युनिकेशन विद पीपल, कम्युनिकेशन का इश्यूज इनके अंदर काफी है। जब प्रूव किया गया इस मेडिसिन को, तब उन्होंने प्रूवर्स के अंदर ये देखा कि उनके अंदर इंक्रीज डिजायर टू कम्युनिकेट विद पीपल। किसी ने ऐसा कहा आई नीड मेक बॉन्ड्स विद पीपल। किसी ने ऐसा कहा कि हैड अ डीप कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड फेल्ट मोर मैच्योर। और कुछ पेशेंट में ऐसे हीलिंग सिम्टम्स भी पाए गए, जैसे कि जनरली फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड होल इन माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को जो कम समझता था अब मुझे अच्छा लगने लगा है, होल लगने लगा है, कंप्लीट लगने लगा है अपने अंदर। द पैनिक आई गेट ओवर नॉट बीइंग विद पीपल इज ऑल बट गॉन। वो पैनिक जो मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, वो मेरे अंदर पाया नहीं जाता। ऐसे कुछ सिम्टम्स मिले थे। और कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि वांट ऑफ सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल इंप्रेशन सीम्स टू अफेक्ट मी लेस। किसी ने ऐसा कहा थिंग्स दैट आई वुड प्रीवियसली हैव फेल्ट फॉर डीपर एंड लॉन्गर डोंट सीम टू लीव एज बिग एन इम्प्रिंट एज दे यूज्ड टू। आई जस्ट फील ओके, लाइक द डिफरेंस बिटवीन मार्किंग अ लाइन इन द सैंड और लाइन इन द वाटर। फिर ऐसे सिम्टम्स भी पाए गए, फील्स लेस अफेक्टेड एंड इन्वॉल्व with kids, felt emotionally numb and separated from things, I don't care sort of feeling, can't be bothered to be worried about anything, have lost interest in my husband, feel totally indifferent। ऐसे भी symptoms पाए गए। I have already spoken to him all weekend with a desire to avoid him, don't want to discuss or share anything with him। अब मेन फीलिंग चॉकलेट की क्या है? शंकरन सर कहते हैं कि मेन फीलिंग दे गो इनटू पैनिक व्हेन दे आर बीइंग डिटैच्ड और सेपरेटेड। नीड फॉर वार्मथ एंड अफेक्शन, देयर इज नीड फॉर कांटेक्ट इन चॉकलेट पर्सन। इट इज द फीलिंग ऑफ चाइल्ड who was separated from her mother too early, while the need to suck at her mother's breast was still very strong. As a result, the person feels forsaken, isolated, and estranged from her family as if he is separated from world। जो मैडम ने कहा था, वो एक रूब्रिक आएगा सामने, बताऊंगा। अदर पोलैरिटी ऑफ चॉकलेट की दूसरी पोलैरिटी क्या हो सकती है? इन सब क्लास 4 देयर इज आल्सो थीम ऑफ इन एंड आउट। वन थिंग इज आई वांट टू स्टे इन एंड अनदर पार्ट इज टू गो आउट। इन एज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और बैरियर और स्टैग्नेशन फ्रॉम व्हिच शी वांट्स आउट। मतलब ये घर की जिम्मेदारियां, ये बच्चे, ये घर का काम, ये घर में कोई बीमार है उनको देखभाल करना, उनका केयर लेना, दीज आर थिंग्स ऑब्स्टेकल और बैरियर फॉर मी। इसलिए वो वहां से हटना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। द चाइल्ड हु नीड्स चॉकलेट एक्सपीरियंसेस लाइक हु इज सडनली सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, and also we have a feeling of mother who needs chocolate as a remedy is now is enough this child is to me, जो अभी मैंने बताया आपको इन एंड आउट वाला फीलिंग। तो चॉकलेट का मेन रूब्रिक जो है डिल्यूजन, हेड जॉब, ही और शी इज। ये ऐसा मैमल होता है, ये इस तरह दिखता है। एक अचानक अपने बच्चे को विनिंग करना छोड़ देता है, सडनली इसके दिमाग में न जाने से क्या आता है, ये अपने बच्चे को जब फीड करता है तो फीडिंग कराना ही बंद कर देता है किसी वार्निंग के बगैर। तो इसलिए चॉकलेट के अंदर ये फीलिंग आता है। अभी इसके बारे में जर्मी शेर ने कुछ अच्छा लिखा है कि जो इसका मेन जो चॉकलेट प्रूव हुआ था, मेन प्रूवर को ऐसा लगा था कि शी इज अ हेड जॉग। वही लिखते हैं कि जर्मी शेर, द हेड जॉग इज द ओनली मैमल हु सडनली विन्स ऑफ द नर्चरिंग बेबी while all other mammals being gradually weaning off. While hedgehog who is feeding his baby one day all of sudden without warning shows her thorny side and not allowed to baby to come to mother anymore. This sudden separation, this sudden break a bond, this sudden break a nourishment is a very important theme of chocolate. अब ये ऐसे जो ड्रीम पेशेंट ने देखा था कि मैं ऐसी अवस्था में हूं कि मैं लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं नेकेड अवस्था में हूँ, वो मुझे रेट्रो में जब मैं ये पढ़ रहा था रेमेडी के बारे में,
तो मुझे मिला तो अच्छा लगा मुझे कि ये रुब्रिक में कहीं मिला नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुजीत चटर्जी मुंबई के एक अच्छे खासे सीनियर डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजी उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो इन्होंने जब ये चॉकलेट 1995 में प्रूव किया था, तो प्रूवर को एक ड्रीम मिला था। उन्होंने कहा कि ऑन 16 Feb आई हैड अ ड्रीम where I am returning from a seashore probably, and I was not wearing my shirt and pants. I thought I was wearing my undergarments, and I was alone and working very laboriously. And suddenly I heard somebody or some people behind the tree saying, "See that naked man is going." At first I looked back to see whom they are pointing to, because I thought I am having my undergarments. But then I see I am fully naked and don't have my undergarments. So I start running to hide myself. इसमें वो फीलिंग प्रूवर की ऐसी थी कि आई फील अशेम्ड एंड वांट टू हाइड माई सेल्फ, बट दे आर लाफिंग एट मी, सर्चिंग अ प्लेस टू हाइड माई सेल्फ. देन आई फाइंड दैट देयर इज नो प्लेस ऑन द स्ट्रीट टू हाइड माई सेल्फ, एंड आई फील एक्सपोज टू ऑल ऑफ देम. और लास्ट में वो प्रूवर कहता है कि यूजुअली नेवर गेट्स दिस टाइप ऑफ ड्रीम्स. ऐसे मुझे कभी ज्यादा ड्रीम्स तो आए नहीं है, ये बहुत अजीब सा ड्रीम था मेरा, जो कि पेशेंट के अंदर भी हमको पाया गया. मालवेलिस के बारे में पढ़ते हैं. मालवेलिस क्या है? मालवेलिस एक ऑर्डर है. इसके अंदर 3 ड्रग है, तीन फैमिलीज है. मालवासी, टिलियासी, टर्कुलियसी. याद रखना 3 नाम. इनकी एक्शन जब ये शंकरन सिंह इसको समझाने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पेशेंट की अगर हमको किसी ऑर्डर को, किसी फैमिली को समझना हो, तो उसकी एक्टिव रिएक्शंस कुछ होती हैं, उसके बदले में वो पैसिवली कुछ करता है, और उसके बाद लास्ट में वो कंपनसेशन मैकेनिज्म में जाता है. तो सर कहते हैं कि ये मालवेलिस जो ऑर्डर है, इनकी एक्टिव रिएक्शंस क्या होती है? ये लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, वार्म होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा आउटगोइंग वाले होते हैं. इसलिए बोलते पेशेंट ने कहा ना कि मैं एक पार्टी की जान हूं. सबको लगा ना कि भाई फास्फोरस ही है, फास्फोरस हो सकता है, वगैरह वगैरह. फिर डिजायर फॉर कंपनी में है, कनेक्ट होने को ज्यादा पसंद करते हैं, किसी के साथ बाइंड रहने को ज्यादा पसंद करते हैं. बीइंग पार्ट ऑफ, टू हैव रिलेशन, टू मेल्ट, टू कंबाइन, टू रिलेट, ये इसके एक्टिव रिएक्शंस होते हैं. अब पैसिव में क्या होता है? जब उसका निगेटिव पार्ट जब आता है, तब क्या होता है? तो वो लोग स्ट्रेंज हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं. जैसा अभी वो आपको मैंने डिस्कस करते हुए बताया कि कभी कभी केसेस में लोग ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि क्या वही लोग हैं जिनके साथ मैंने प्यार भरी कुछ देर पहले बातें की थी? क्या वही हैं कि जिनके साथ इतना हंसी मजाक हुआ था? तो इस तरह वो इनडिफरेंट में भी या स्ट्रेंज में भी चले जाते हैं. एवर्जन टू हस्बैंड में जाएंगे, डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, अनकेयरिंग हो जाएंगे, अपने बच्चों की तरह ध्यान देना वगैरह वो नहीं कर पाएंगे. लोनली है, ब्रोकन है, टू स्प्लिट या टू डिवाइड, नॉट टुगेदर, इंटरप्टेड. और कंपनसेशन में आता है इंडिपेंडेंट. इसीलिए किसी ने कहा ना कि सल्फर, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने किसी ने सल्फर के बारे में सोचा, सल्फर एलिमेंट के बारे में सोचा कि जो भी करना है 100% करना है, मैं क्यों ना करूं, वगैरह वगैरह. तो इंडिपेंडेंट है कंपनसेशन में. सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय सेपरेशन. अगर अल्टीमेटम सेपरेशन आ गया तो इतना अफेक्ट भी नहीं होते सेपरेशन को लेकर, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कंपनसेशन में. लेकिन रूब्रिक्स जो लिए गए मैंने अपने केस में, अफेक्शनेट, चीयरफुल, कम्युनिकेटिव के साथ एक्सपांसिव भी लिया मैंने. डिलूजन अलोन इज, ये मेरा खास रूब्रिक था इस केस के लिए. डिलूजन एम्प्टीनेस ऑफ, estranged family from her, honest husband aversion to, industrious mania for work, irritability children to us, और optimism. अगर ये ना होता चॉकलेट तो शायद मैं लैक रेमेडीज में कोई रेमेडीज दे देता था, जैसे कि लैक ह्यूमैनम तो नहीं देता, लेकिन लैक लियो दे देता, क्योंकि उसमें उसके अंदर क्वालिटीज ऐसी हैं. जिस तरह पेशेंट ने कहा कि मुझे लीड करना अच्छा लगता है, ग्रुप के साथ अच्छा लगता है, सबका ध्यान रखना, सबका केयर करना,
तो इस तरह अगर नेट्रम म्यूरेटिकम नहीं हो तो अपनी रेमेडी कौन सी हो सकती है सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के साथ? तो लैक रेमेडीज में भी हो सकती है। तो लैक रेमेडीज में भी काफी रेमेडीज है, तो वो हमको चॉइस करना होगा कि ये बहुत ज्यादा सेपिया टाइप है तो वो बोविड ग्रुप में आएगा, मतलब करते जा रही है करते जा रही है करते जा रही है, तो वो लैक रेमेडीज उसमें से मिलेगी। बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है, लीडिंग राउंड करने वाली है, बहुत ज्यादा इंतुजियाज्म है उसके अंदर, तो वो लियो में जाएगा। लियो मतलब वो शेर या शेरनी जिसको बोलते हैं, वो रोज 6 की क्वालिटीज होती है। ऑरम जिसको हम पीरियोडिक टेबल की लाइन में बोलते हैं, ऑरम की जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज में अगर हमको नेट्रम के साथ मिलाना हो तो हम पेशेंट को लैक लियो दे सकते हैं। इस तरह मतलब इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग, कि हमको एक ही सोच रख के उसकी ब्रांचेस कितने हम बना सकते हैं। अगर हमारी मेडिसिन नेट्रम म्यूरेटिकम नहीं है या नेट्रम म्यूरेटिकम ही लग रही है या इग्निशिया लग रही है, लेकिन उससे अगर हमारे पेशेंट में आराम नहीं मिल रहा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं रेमेडीज, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मिल जाते हैं। ओके साहब, तो ऐसी थी। और किसी सीनियर डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि केसेस अगर नेट्रम म्यूरेटिकम ही आपको लगता है तो ओपीडी में मैं जो केसेस देखते हैं हम लोग उसमें से 30% तो नेट्रम म्यूरेटिकम ही रहता है, मतलब इतना ही वास्ट है। फिर अगर हम नेट्रम म्यूरेटिकम देकर ही अगर हमको देना है और फंसना है तो हमको ऐसा दिमाग अपना ओपन होना चाहिए कि सेम प्रोसेस के साथ अगर मुझे प्लांट की कोई मेडिसिन है तो मैं कौन सी चॉइस करूंगा। अगर सेम क्वालिटीज अगर पेशेंट के अंदर एनिमल की है, मी वर्सेस यू है, जलन है, मैं आगे बढ़ूं, इससे हासिल करूं, वो हासिल करूं, ऐसा कुछ मैटर्स चल रहा है, तो वहां पर लैक रेमेडीज। लैक में भी फिर डिफरेंशिएशन आता है, कौन सा लैक होएगा भाई, बहुत सेपिया टाइप है क्या, बहुत शेर टाइप है, तो उसमें भी आता है। फिर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, शेरनी भी है, मतलब ऐसे लैक रेमेडीज है, तो उनको बस ढूंढना है और दे देना है। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग खाली हमारी होनी चाहिए, रो 3 नेट्रम मूर लाइन ऑफ डेवलपमेंट, अगर इतना भी समझ में आ गया। इसलिए मैंने लिखा था कि ये केस अगर फर्स्ट ईयर की हो तो हम कौन सी देंगे, एक ग्रुप में मैसेज किया था मैंने। तो ये नेट्रम मूर हम सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा रोने वाली, प्यार नहीं है, अकेलापन, लोनलीनेस, निग्लेक्टेड, पहले की तरह नहीं रहा अभी तो इस तरह हम सोच के आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ छोटा सा मैसेज था जो देना था कि अगर ये मेडिसिन ना हो तो उसके पैरेलल ये मेडिसिन आ सकती है और आप देके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और ये अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि ये थिंकिंग हम कहाँ से सीखेंगे, जैसा भी आपको मैंने बताया, बस हमको अंडरस्टैंड करना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स टू